हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केसी के बारे में, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसको बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर चीज क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको निकालते कैसे हैं और अलग अलग तरह के रिएक्शंस के लिए केसी की वैल्यू किस तरह से चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी स्टेज होती है रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है ना तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा ना ही पीछे की तरफ। हालांकि रिएक्शन लगातार चल रही है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका रिएक्टेंट का, दैट विल बिकम इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट। ना ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ना ही ज्यादा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा और कुछ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा, एंड दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। अब इसको पता करने के लिए कि भाई जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे किसी रिएक्शन के लिए आएगा, यानी कि उस टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसको पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं, केसी। तो केसी का सिग्निफिकेंस क्या है, दिस गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कब, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा, ये बात आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। तो इसी तरह से ये हमें एक तरीके से पोजिशन बताता है, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें इक्विलिब्रियम जो है वो कब अचीव होने वाला है उसकी एक जानकारी देता है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गई सिग्निफिकेंस की बात। तो इसको हम निकालते कैसे, तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये मेरी कोई एक रिएक्शन है जिसमें कि ए पार्टिकल्स बी से कंबाइन होते हैं और सी और डी फॉर्म करते हैं, और जैसा कि हमने लिखा है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अगेन ये सी और डी जो है वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करके अगेन कुछ बी और ए को फॉर्म कर सकते हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको कि हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव होना, जिसपे क्या होता है कि जितना ए और बी सी डी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सी और डी ए और बी में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन हमारी रुक गई है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो सकती है, हो जाती है। अब आप में से कुछ बच्चों को ये लगता है कि इस टाइम पे जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, यानी कि 50-50% हो जाएगा। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये है कि आपका जितना रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में होने लग जाएगा। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है ये 40% 60% पे अचीव हो जाए, हो सकता है ये 30% 70% पे अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, बट दैट बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि ना तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ रही है ना ही आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो जैसा है वो बिल्कुल स्टेबल सा नजर आएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में आप क्या करते हो कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी एक सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ है ये, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे सी और डी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन और इनकी रेस्पेक्टिव पावर्स, जैसे कि इस केस में क्या पावर्स हो गई, सी एंड डी। इसी तरह से आप उसको डिवाइड कर दोगे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के, तो रिएक्टेंट कौन कौन है आपका, ए और बी, और उनकी रेस्पेक्टिव पावर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन मेरी कैसी होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने केसी को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि अगर मेरी इक्विलिब्रियम के दौरान प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या फिर कह दो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऐसे में केसी की वैल्यू ज्यादा होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको केसी की वैल्यू ज्यादा दिख रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि रिएक्शन जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को फॉर्म कर चुकी है और उसके बाद में जाके इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। या फिर ये कह सकते हो कि केसी ज्यादा होने पर रिएक्टेंट काफी अच्छा कंज्यूम हो चुका है टिल इट रीच टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जो आपकी परसेंट यील्ड है इस तरह के रिएक्शन के अंदर, अगर आप प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स, तो वो आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम अधिकतर रिएक्शन में इस परसेंटेज यील्ड को बनाने के लिए अपने रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकें, ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, तो अब किसको हम कहेंगे कि केसी की वैल्यू ज्यादा है और किसको कहेंगे कि हम केसी की वैल्यू कम है, तो उसके लिए एक जनरल सा चार्ट बना रखा है। तो ये हमेशा स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल है, तो आप इससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो कि अगर
मान लो कि आपकी जो केसी की वैल्यू है वो इस रेंज में फॉल करती है, यानी कि वो 10 टू द पावर ऑफ -3 से कम होती है, तो आप क्या कहोगे कि भाई आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत जल्दी अचीव हो गया, मैक्सिमम अमाउंट रिएक्टेंट के फॉर्म में ही रह गया अनरिएक्टेड, और प्रोडक्ट बहुत कम बना, उससे पहले इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि आपको इस तरह के रिएक्शन के लिए जो परसेंटेज यील्ड है वो काफी कम मिलेगी फॉर प्रोडक्ट। अगर आपकी जो केसी की वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, यानी 10 टू द पावर 3 से ज्यादा होती है, तो हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट दिस स्टेज वो काफी कम है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। ये जो भी कुछ मैं लिख रही हूँ इनके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है। तो ऐसे में जो आपके प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जो परसेंटेज यील्ड है वो काफी ज्यादा होगी, मतलब कि मैक्सिमम कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में हो चुका है, उसके बाद में जाके इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड अच्छी खासी है। अगर आपका 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 के बीच में केसी की वैल्यू लाई करती है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट भी एप्रिशिएबल क्वांटिटी में है और आपका प्रोडक्ट भी एप्रिशिएबल क्वांटिटी में, इक्वल नहीं है, ये एप्रिशिएबल क्वांटिटी में, मतलब कि आप ये नहीं कहोगे कि भाई रिएक्टेंट ना के बराबर है या फिर प्रोडक्ट जो है वो ना के बराबर है दूसरे के कंपेरिजन में, दे ऑल आर प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड आपकी होगी ना वो भी कैसी होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, वो भी कैसी होगी, मॉडरेट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमारा जो इंटरेस्ट होता है ना वो होता है इन ऑर्डर टू गेट परसेंटेज यील्ड टू बी हाईएस्ट, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए। ठीक है, अधिकतर रिएक्शंस में तो हमारी टेंडेंसी होती है कि किस तरह से हम हमारे रिएक्शन को इस रीजन में, ये जो हमारा थर्ड रीजन है ना, यहाँ पे ला सकें। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस गिवन होती है तो आप उनके लिए केसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो ऑलरेडी मैं आपको जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बता चुकी हूँ, सो आई एम श्योर कि वहां पे तो उसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तो आप कर लोगे, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था ना ये केसी के लिए था। तो अगर मान लेते हैं कि इस केस में जो मेरा केसी है, जो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं कि इसका जो मैंने केसी फाइंड आउट किया बिल्कुल इसी तरह से कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो मान लेते हैं मेरी कुछ वैल्यू जो है वो एक्स आ गई। तो ऐसे में अगर इसकी वैल्यू एक्स है तो अगर रिएक्शन को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए, यानी कि आप सी और डी जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन में काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं और फॉर्म क्या कर रहे हैं, ए और बी प्रोडक्ट्स को, तो ऐसे में जो केसी के रेस्पेक्ट में, केसी की वैल्यू पहले क्या थी, एक्स थी। अब यहाँ इस रिएक्शन के लिए जो केसी है ना, चाहे तो आप इसको एक अलग नाम दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो, पर इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले के केस से अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसको थर्ड है, इसको 2 नाम दे देते हैं, है ना, इसको 1 दे देते हैं। अब ये थर्ड इक्वेशन के लिए अगर आप देखो तो इसको मैं KC3 कह देती हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, अब आपकी जो रिएक्शन फर्स्ट और थर्ड है उसमें क्या फर्क है कि पहले में सिर्फ जो मोल्स थे ना पूरे सभी के लिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए इक्वल टू 1 थे, बट इस बार जो मोल्स है ना वो हमने बढ़ा दिए। बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन करो तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में केसी में ये फर्क आएगा कि जो केसी की वैल्यू है अब वो क्या हो जाएगी, x टू द पावर n हो जाएगी। ठीक है, पहले x थी अब क्या हो गई, x टू द पावर n हो गई। आप वहां पे भी लिखना चाहो तो उसको x टू द पावर 1 लिख सकते हो, बट उसका कोई सेंस नहीं है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ इक्वेशन को देखें तो मैं यहाँ पे अब इसको KC4 कह देती हूँ। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो मोल्स है ना उनको अब हमने घटा दिया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, 1/n कर दिया। तो ऐसे में जो मेरा x है अब उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अगर एक ही रिएक्शन से मिलते जुलते आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं तो आप केसी को बार बार फॉर्मूला पुट करके उसकी वैल्यूज निकालने की बजाय डायरेक्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इसको यूज कर सकते हो एंड यू कैन गेट योर आंसर इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। राइट, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज की क्लास में केसी से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, दिस इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट अभी भी इससे रिलेटेड रह गया है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, आप केसी हमेशा फाइंड आउट करोगे ओनली एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अगर आप इक्विलिब्रियम के अलावा अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज केसी, उसके लिए हम एक दूसरे टर्म यूज करते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्यूसी। ठीक है, तो उसके बारे में मैं किसी और क्लास में आपसे बात कर लूंगी। सो फॉर नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन विद दिस नोट कि आप केसी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम करके, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।